The C the CEO of a company thinks that shareholders always look for EPS. Therefore, he considers maximization of EPS as his company's objective. तो एक कंपनी का जो सीईओ है ना, वो सोचता है कि जो शेयर होल्डर्स है ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो ईपीएस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए जो सीईओ है वो ईपीएस की मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। His company's current net profits are 80 lakhs and PE multiple is 10.5। इसका जो प्रॉफिट्स है कंपनी का, उसका जो अर्निंग्स है वो कितना रहा है, या फिर जो नेट प्रॉफिट्स है वो 80 lakhs का है, और जो पी रेशियो वो कितनी है, 10.5 की है। He wants to buy another firm which has current income of 15.75 lakhs and P multiple of 10। तो वो एक दूसरी फर्म खरीदना चाहता है जिसकी जो करंट इनकम है वो 15.75 लाख है, और जो पी मल्टीपल है वो 10 का है। First, what is the maximum exchange ratio which the CEO should offer so that he could keep EPS at the current level, given that the current market price of both the acquirer and the target company are 42 and 105 respectively? कह रहा है कि अपने को क्या निकालना है, अपने को मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालना है, जिसके अंतर्गत, ताकि मतलब एक ऐसा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालना है जिसके अंदर जो ये जो सीईओ है वो अपना जो ईपीएस है वो सेम लेवल पर मेंटेन कर पाए। क्या करे, सेम लेवल पर मेंटेन कर पाए। और आप एक्वायरर और जो टारगेट कंपनी है, इन दोनों को आपको मार्केट प्राइस दे रखा है। लेकिन जो आईसीआई ने सवाल सॉल्व कर रखा है ना, वो इस तरीके से सवाल सॉल्व कर रखा है कि जो टारगेट कंपनी है वो अपना ईपीएस मेंटेन कर पाए, वो वाली मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताई है आईसीआई ने। तो मतलब ईपीएस मेंटेन करना था जो एक्वायरर है उसको, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेशियो निकालनी थी। लेकिन अब आईसीआई ने क्या कर दिया, आईसीआई ने जो टारगेट है ना उसका ईपीएस मेंटेन रखा और फिर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकाला है। तो जब भी हमें मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालनी होती है और कंडीशन टारगेट कंपनी की तरफ से होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है, पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ एक्वायरर कंपनी। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता अगर कंडीशन किसकी है, टारगेट कंपनी की है। लेकिन अगर कंडीशन एक्वायरर कंपनी की है ना, तब फॉर्मूला भी चेंज होता है, तब उसमें 2 स्टेप्स आपके आ जाएंगे। अभी खैर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम ये सिंपल जो आंसर है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा जो पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी होगा वो क्या होगा, ईपीएस, क्योंकि हमें ईपीएस सेम रखना है ना, पैरामीटर तो ईपीएस ही है। तो ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो ईपीएस है कितना, तो ईपीएस तो देखो इस तरीके से, ईपीएस निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको टोटल अर्निंग पता हो, और तो आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तब आपका ईपीएस निकल कर के आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि आप पी रेशियो की हेल्प से आप ईपीएस निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप ये देखो कि क्या हमारे को टोटल अर्निंग दे रखी है, टोटल अर्निंग तो हमारे को दे रखी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे हैं। और पी रेशो वाला तरीका देखो, तो पी रेशो में पी रेशो भी हमें दे रखा है और मार्केट प्राइस भी हमें यहाँ पे दे रखी है, तो हम आराम से ईपीएस निकाल सकते हैं। तो ईपीएस किस तरीके से निकलेगा, एमपीएस बाई पीई। एमपीएस कितना है, तो एमपीएस देखो आप कितना है, एमपीएस 42 और 105 है। कितना है, 42 और 105 एमपीएस आपका। और पीई है वो कितना है, 10 और 10.5 पीई है। कितना है पीई, 10 और 10.5। तो एमपीएस को उसके पी से डिवाइड कर दो, तो आपका ईपीएस कितना जाएगा, 4 और 10.5 आपका कितना जाएगा, पीई आपका ईपीएस आ जाएगा 4/10.5। सॉरी, टारगेट कंपनी तो 10.5 है ना, तो ये 10.5/4, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकल करके आ जाएगा। ये देखो ये रहा, है ना। इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, वो सब आपने ध्यान नहीं देना है। सेकेंड पे आते हैं, इफ़ द सीईओ बोरोस फंड्स एट 15%। अगर जो सीईओ है वो बाहर से पैसा उधार पे लाता है, और जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो कितना, 15% है, और उस पैसे से क्या करता है, जो टारगेट कंपनी है उसको पे कर देता है। यानी वो क्या करना चाहता है, वो टारगेट कंपनी को शेयर इशू नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करता है, शेयर इशू करना नहीं चाहता, तो बाहर से पैसा लाता है 15% की इंटरेस्ट रेट पे, और जो टारगेट कंपनी है उसको पे कर देता है। तो अब हमें ये बताना है कि वो कितना, अगर वो जो सीईओ है अगर वो अपना ईपीएस अगर वो मेंटेन रखना चाहता है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, किसको, टारगेट कंपनी को। और जो टैक्स रेट है वो 30% का है। तो देखो जब भी ऐसा केस आता है कि जब जो टारगेट कंपनी है उसको कैश पेमेंट करी जा रही है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, हम फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं ना, कि टोटल अर्निंग ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस टोटल अर्निंग ऑफ टारगेट कंपनी लेस कैश पेड इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट।
ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो मर्ज फर्म की जो टोटल अर्निंग है वो हमारी निकल करके आ जाती है। अब इसका लॉजिक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। तो देखो, जो टोटल अर्निंग्स होती है वो पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर दोनों सेम ही रहती है। तो यहाँ पे भी देखो सेम ही है। टोटल अर्निंग कितनी है, ईपीएस इनकी 4 और 10.5 है। ईपीएस तो अपने को दे ही रखा है, ईपीएस दे रखा है। नहीं, ईपीएस तो अभी हमने निकाला ना 4 और 10.5। क्या निकाला हमने, ईपीएस 4 और 10.5 का हमने ईपीएस निकाल लिया। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता नहीं, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इन्होंने देखो, अच्छा इन्होंने इसलिए पहले ही इन्होंने ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए थे और हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, तो हमने नंबर ऑफ शेयर पहले निकाले नहीं, तो हम नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं अभी भी। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल सकते हैं हम, कि टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय ईपीएस। तो टोटल अर्निंग्स हमें पता है कितनी है, इसकी 80 लाख है और इसकी 15.75 लाख है टोटल अर्निंग। डिवाइड बाय ईपीएस कितना है, इसका 4 है, इसका 10.5। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएगा। तो ये इसका आ गया 20 लाख और इसका आ गया 1.5 लाख, यानी टोटल अर्निंग आपको पता चल गई किसकी, एक्वायर्ड की पता चल गई और टारगेट की पता चल गई। लेकिन अब चूंकि ये कैश पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कैश पेमेंट कर रहा है, तो मर्ज होने के बाद जो ये कैश के ऊपर जो ये 15% का जो इंटरेस्ट जो ये कमा रहा था पहले, अब उसको क्या कर देगा, ये गवा देगा। 15% इंटरेस्ट क्या कर देगा, गवा देगा ये। तो देखो गवा देगा ये। तो अब हमें ये नहीं पता कि कितना पैसा इसने बोरो किया है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। यही तो हमें निकालना है ना कि कितना पैसा इसको पेमेंट करना है टारगेट कंपनी को। तो एक्स इंटू 15% का इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यानी टोटल अर्निंग मर्ज फर्म की इतनी हो जाएगी। इतना कमाएगा और इतना गवा देगा, तो टोटल अर्निंग कितनी जाएगी, इतनी टोटल अर्निंग हो जाएगी। तो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय हम ईपीएस कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर मर्ज फर्म के हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय क्या किया हमने, ईपीएस नहीं, हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिया, तो हमारी ईपीएस आ गई। और ईपीएस आने कितनी चाहिए, 4, क्योंकि ईपीएस इसको मेंटेन रखनी है, तो ईपीएस 4 आनी चाहिए। कचरा हो गया बहुत है। अब ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई ना, कि अपने को ईपीएस 4 मेंटेन करनी है। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू ईपीएस। तो टोटल अर्निंग्स मर्ज फर्म की इतनी होगी और नंबर ऑफ शेयर्स इतने हो जाएंगे मर्ज फर्म की, 20 लाख ही तो होंगे ना, क्योंकि जो एक्वायर्ड कंपनी है उसी का नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा। क्योंकि जो टारगेट कंपनी है उसको तो हम कैश में पेमेंट करें, तो उसको तो हम कोई शेयर इशू करेंगे नहीं। तो जो एक्वायर्ड कंपनी है उसका जो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर थे वही मर्ज फर्म में भी ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। तो कितना रहेगा, 20 लाख रहेगा। तो और ईपीएस हमें 4 मेंटेन करनी है, यानी ईपीएस 4 आनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 150 लाख आएगी, यानी 1.5 करोड़ रुपये हमें टारगेट कंपनी को पे करना है। तो ये सवाल ना बहुत ही ईजी था, मेरे को समझाने में थोड़ा सा समय लग गया। बाकी आप एक बार करके देखना, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ना तो मेरे को पक्का से कमेंट कर देना, ठीक है।